कल 50 तक हो गया था, आज हम लोग 50 से आगे चलेंगे। 10 क्वेश्चन और हैं, आज फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया जाता है? इसके बारे में पता है। टोटल 131 सीट लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए है, जिसमें 87 किसके लिए है? एससी के लिए, यानी अनुसूचित जाति के लिए, और 41 किसके लिए है? एसटी के लिए, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए। ये पूरे भारत में है। पूरे भारत से तात्पर्य है जो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे। तो सवाल यहाँ ये है कि इसका किस अनुच्छेद में इसके आरक्षण का वर्णन किया गया है, या किस अनुच्छेद के अनुसार इन्हें आरक्षण दिया गया है। पहला विकल्प है 330, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 332, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 222, चौथा विकल्प अनुच्छेद 345, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इस सवाल को पहले भी एक बार कराए हैं प्रैक्टिस, दूसरे तरीके से था लेकिन कराए हैं। आप लोग इसका जवाब दीजिए कौन सा होगा, इसका पांचों में कौन सा सही जवाब होगा। कौन सा होगा आप लोग के अनुसार? चलिए, एक स्टूडेंट मैसेज किए 332, और कोई? एक और किए है 332। चलिए, ये 2 हो गया। और कोई? एक और है, ये भी 332। कमाल है, सबको अनुच्छेद 332 से लगता है एक ही है। दूसरे का देखा देखी नहीं ना दे रहे हैं। और भी कोई है जो देना चाहते हैं? देखिए, इसका जो सही जवाब है ना, वो है क नंबर, अनुच्छेद 330। ये पहले भी बताया है। अनुच्छेद 330 में इसका दिया गया है लोकसभा में जातियों और जनजातियों के लिए, और अनुच्छेद 332 में राज्य की विधानसभा से संबंधित है। समझे? यहां सवाल लोकसभा था, लोकसभा का 330 से संबंध है। आप लोग जो जवाब दिए 332, ये जवाब तब सही होगा जब यहां राज्यों की विधानसभा रहता। दोनों में अंतर है। लोकसभा में है 330, राज्यों की विधानसभा है 332। तो इसका सही जवाब है क नंबर। समझे? 332 जो है ये राज्यों की विधानसभा से है। यही है, अनुसूचित जाति जनजाति का ही आरक्षण है, लेकिन ये राज्यों की विधानसभा में, जैसे हर राज्य में विधानसभा में भी एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वहां की आबादी के अनुसार, जिस राज्य में जिस प्रकार की आबादी है उसी हिसाब से दिया जाता है। तो राज्यों की विधानसभा में है। जवाब सही था, बस प्रश्न बदल जाता तो। प्रश्न में लोकसभा की जगह विधानसभा रहता तो आप लोग का जवाब सही था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्यायिक क्षेत्र किस न्यायालय की निरीक्षण में आता है? अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, और कल ही बताया है
कि आप कल ही हम बताए हैं कि कुछ न्यायालय है जिनका न्याय क्षेत्र केवल राज्य में है और कुछ न्यायालय ऐसा है जिनका न्याय क्षेत्र राज्यों के बाहर भी होता है या एक राज्य से दूसरे राज्य में भी होता है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका न्यायिक क्षेत्र किसी राज्य के न्यायालय से जोड़ दिया जाता है। अब सवाल यहाँ यह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की निरीक्षण में आता है? पहला विकल्प है पोर्ट ब्लेयर में बॉम्बई हाई कोर्ट बेंच, दूसरा विकल्प है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, तीसरा विकल्प है पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, चौथा विकल्प है पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग का क्या क्या जवाब आ रहा है? एक दिए है ए, दूसरा दिए है सी, फिर पहला ही बोल रहे हैं कि ए नहीं सी। ठीक है, यानी कि आप लोग के अनुसार है पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट। और भी कोई? इसका सही जवाब है बी नंबर, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। कलकत्ता हाई कोर्ट का दो अधिकार है, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। समझे? चेन्नई जो हाई कोर्ट है, चेन्नई हाई कोर्ट में पुडुचेरी का, इसका है पुडुचेरी का है। और जो इसका बंबई का जो है, इसमें है दमन और दीप एवं दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीप का। अब तो एक ही हो गया। बात समझ गए? कलकत्ता हाईकोर्ट का किससे संबंध है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश से? अंडमान निकोबार से, जो प्रश्न में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न में यही है, तो इसका सही जवाब हो गया कलकत्ता हाईकोर्ट, ख नंबर। अब है जैसे बंबई हाईकोर्ट है, बंबई हाईकोर्ट का किससे है? दादरा एवं नागर हवेली और दमन व दीव। ये हो गया, किससे है इसका संबंध? बंबई से। अब मद्रास से किसका संबंध है, कौन सा? पुडुचेरी, ये मद्रास का हो गया। बाकी दिल्ली का तो खुद अपना है केंद्र शासित प्रदेश में। जम्मू कश्मीर का भी, लद्दाख का भी उसका अपना हो गया, जम्मू कश्मीर। और इधर बात करें चंडीगढ़ का, तो चंडीगढ़ का भी जो है, चंडीगढ़ तो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का एक ही है। गुवाहाटी का जिसका न्यायिक क्षेत्र सबसे बड़ा है, कौन कौन है उसमें? असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। यही वजह है कि वह सब न्यायिक क्षेत्र उसका कहा जाता है, 4 राज्यों को वो समेटता है। मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का है, जबलपुर में है, लेकिन इंदौर और ग्वालियर में भी इसका एक एक बेंच है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का मेन इलाहाबाद है, लेकिन लखनऊ में इसका बेंच है। यह सवाल हमेशा ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश में मेन कौन है हाई कोर्ट? इलाहाबाद हाई कोर्ट मेन है। बाद में लखनऊ में भी इसका एक बेंच बनाया गया है। मेन कौन हो गया? इलाहाबाद हो गया, और इसमें जजों की संख्या के मामले में ये सबसे बड़ा हाई कोर्ट है और सबसे पुराना भी है। तो ये सब चीज को माइंड में रखिएगा। ऐसा ना हो कि जैसे सवाल आ जाए इलाहाबाद लखनऊ का बेंच है या लखनऊ इलाहाबाद का बेंच है, तो याद रखिएगा लखनऊ बेंच है। भले ही ये राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लेकिन यहाँ पर
बेंच है किसका? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का। मुख्य उच्च न्यायालय कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद हुआ। 52 हो गया। कोई कंफ्यूजन 52 में? 52 में कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए 53 है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं। पहला है तमिलनाडु हाई कोर्ट, दूसरा है केरल हाई कोर्ट, तीसरा कलकत्ता हाई कोर्ट, चौथा बंबई हाई कोर्ट। पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब चूंकि 51 में पूरा डिटेल, 52 में पूरा डिटेल से बता दिए हैं, तो बताइए 53 का सही ऑप्शन क्या होगा? लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र कौन सा उच्च न्यायालय करता है? सवाल यहाँ ये है। न्यायालय से यहाँ न्यायालय का मतलब उच्च न्यायालय ही। तमिलनाडु हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट या बंबई हाई कोर्ट। पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। 52 में पूरा क्लियर करके बताया है, तो आप लोग अब बताइए इसका 53 का क्या जवाब होगा? बहुत ही सिंपल है इसका जवाब। इतना हेल्प कर देते हैं कि 5 अंग नहीं होगा इसमें, जो लास्ट है 5वां नंबर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ये नहीं होगा, ये स्पष्ट है। अब आप लोग बताइए कि ये चारों में से कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, कलकत्ता, बंबई, ये चारों में से कौन सा लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र है? किस हाई कोर्ट का न्यायिक क्षेत्र में लक्षद्वीप भी आता है? एक स्टूडेंट जवाब दिए ए। चलिए ठीक है, बाकी कोई इसमें? और कोई? और कोई नहीं देने वाले हैं? चलिए ठीक है, अभी तुरंत बताया है। तमिलनाडु हाई कोर्ट का संबंध किससे है? पुडुचेरी से। ठीक। कलकत्ता हाई कोर्ट का किससे हुआ? अंडमान निकोबार से। अंडमान निकोबार से कलकत्ता हाई कोर्ट का हुआ, ये भी तुरंत बताया है। अब है बम्बई हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट का अभी बताया है दादरा एवं नागर हवेली और दमन व दीव। दादरा एवं नागर हवेली और दमन व दीव, ये हो गया बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक। तो अब बचा कौन सा? जब हम ये स्पष्ट बोल रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं है, यानी यही चारों में है, अब तो एक ही बचा, और वो बच गया केरल हाई कोर्ट। और पिछला बार भी हम सारे केंद्र शासित प्रदेश का बताए थे, सिर्फ एक लक्षद्वीप का ही छोड़ दिए थे, ये आगे के लिए ही छोड़े थे। तो इसका स्पष्ट हो गया कि लक्षद्वीप का कौन होगा? तो केरल हाई कोर्ट होगा। इसका सही जवाब हो गया ख नंबर, केरल हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? 54 का क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? पहला राष्ट्रपति आदेश, दूसरा कानून द्वारा संसद, तीसरा सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, चौथा केंद्र सरकार की अधिसूचना, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइएगा?
क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है, यानी कि जैसे भी कितना है 33+1 है, कौन इसको 36+1, 38+1 या 30+1, आगे भी या पीछे भी। हाँ ध्यान रहे कितनों भी संख्या बदल दे, कभी भी जो मूल संविधान में था 1+7, इससे कम संविधान संसद इसको नहीं कर सकता है। अब बताइए सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति आदेश से बदला जा सकता है, संसद बदल सकती है कानून द्वारा, या सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपनी अधिसूचना से बदल सकते हैं, या केंद्र सरकार एक अधिसूचना से बदल देते हैं। या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका क्या होगा सही जवाब? कुछ भी तो गैस करके एक तुक्का ही लगाइए, कम से कम ये तो पता चलेगा तुक्का कितना सही हो रहा है। अगर किसी को आवाज में प्रॉब्लम हो रही है जाने में तो वो रिज्वाइन हो जाइए, हो सकता है वहां नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो रिज्वाइन हो जाइए। सभी को प्रॉब्लम हो रही है क्या आवाज में? आवाज जा रही है सही से सभी को? आवाज सही से नहीं जा रही है तो फिर से रिज्वाइन हो जाइए। ओके इसमें इसका क्वेश्चन था 54 का, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? पहला था राष्ट्रपति आदेश, दूसरा था कानून द्वारा संसद, तीसरा सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, चौथा केंद्र सरकार की अधिसूचना, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा कानून द्वारा संसद। संसद जो है कानून द्वारा इसमें बदल सकती है। पहले इनको संसद में पास कराना पड़ता है सरकार को, उसके बाद ही उसकी संख्या में फेरबदल होती है। और संसद ज्यादा भी कर सकती है, लेकिन कभी भी 1+7 यानी जो मूल संविधान में था संख्या, मूल संविधान में 1+7 का था, ये भी क्वेश्चन आ जाती है। मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या कितना था? तो 1+7 था। तो ये जो 1+7 है इसको परिवर्तित नहीं कर सकती, यानी कि कभी भी इससे कम नहीं कर सकती है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? यानी कि कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में काम वो किया है कि उसको वो जिसके उपरांत उनको सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पहला विकल्प है 10 वर्ष, दूसरा विकल्प है 12 वर्ष, पहला विकल्प है 10 वर्ष, दूसरा विकल्प 12 वर्ष, तीसरा विकल्प 15 वर्ष, चौथा विकल्प 20 वर्ष, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा 10 वर्ष। एक व्यक्ति यदि 10 वर्ष कार्य किया है उच्च न्यायालय में तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए योग्य होता है। यहाँ ध्यान रहे ये 10 वर्ष में यदि कोई 5 वर्ष वकील रहे हैं और 5 वर्ष जज भी रहे हैं या उससे ज्यादा भी रहे हैं तो वो भी काउंट होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जज ही रहेगा या सिर्फ वकील ही रहेगा, दोनों है तो दोनों काउंट होगा। अब 55 में आते हैं। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्र राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन
से बनाया गया। सवाल है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश किस संशोधन से बनाया गया है? एनसीआर होगा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन में बनाया गया? पहला विकल्प है 63वां, दूसरा विकल्प है 69वां यानी 63rd, दूसरा 59वां यानी 69th, तीसरा है 74वां यानी 74th, पांचवा 76वां 76th। इसका सही जवाब है क नंबर यानी 63वां, ख नंबर 69th, 59वां, 69वां, 59वां नहीं 69वां, 69th। इसका सही जवाब हो गया 69th यानी 69वां। दिल्ली में 69वां संशोधन के द्वारा 69th जो होगा संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश बनाया गया। अब 57 का क्वेश्चन है, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितने जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में है? 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली जो है ये कितने जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में, यानी कि कितना जनसंख्या कम से कम होना चाहिए जिसके बाद 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली अपनाया जाता है। पहला विकल्प है 15 लाख, दूसरा 25 लाख, तीसरा 20 लाख, चौथा 30 लाख, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा 20 लाख। 20 लाख के ऊपर की जनसंख्या वाले राज्यों में भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली अपनाई जाती है। अगला सवाल है, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी पदाधिकरण मंत्री परिषद है। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। तो पहले देख लेते इसमें कौन कौन सा सही है। यह बात सही है, राज्य का कार्यपालिका शक्ति किसमें है? राज्यपाल पे निहित है। सही, ये क्या हो गया? सही। दूसरा, वास्तविक कार्यकारिणी परिषद पदाधिकरण यानी कि वास्तविक शक्ति किनके पास है? मंत्री परिषद के पास है। ये भी सही है। तीसरा है, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णय को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। गलत, राज्यपाल के नाम पे लिया जाता है। यानी 1 और 2 सही है। अब देखते हैं कौन सा विकल्प में 1 और 2 है। तो क में 1 और 2 है, ख ग घ में नहीं है, केवल क में क्या है? 1 और 2 है। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब क्या हो गया? 58 का क नंबर सही जवाब हो गया। 1 और 2 सही है, यानी कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्री परिषद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? पहला विकल्प है राज्य विधानसभा, दूसरा विकल्प है संसद, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा राज्य विधानसभा, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। अंतिम क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। पहला में क्या है? सिंधी और नेपाली, ये भी कोंकणी और मणिपुरी, बोडो संथाली, संथाली और कोंकणी, डोगरी और मैथिली। यहाँ एक्चुअली डोगरी होगा, ये डोगरी हो गया, मिस टाइपिंग हुआ है। डोगरी और मैथिली 5 है। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा 2003 के 92 संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। यानी 92 संविधान संशोधन 2003 में कौन सा शामिल किया गया है?
इन सब में। तो हम लोग को अब ये देखना है कि कौन कौन सा शामिल किया गया है। तो इनमें से कौन शामिल किया गया है? 2003 के 92 संविधान संशोधन में बोडो और संथाली किया गया है। कौन सा किया गया है? बोडो और संथाली और डोगरी और मैथिली, यानी कि 3 और 5। 3 और 5 कहाँ है? 3 और 5 का विकल्प है गौ में। तो इसका सही जवाब हो गया गौ नंबर, यानी कि 2003 के 92 संविधान संशोधन 92nd संविधान संशोधन में कौन कौन सा भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? बोडो और संथाली, डोगरी और मैथिली। बाकी इसमें 8वीं अनुसूची में कौन, जो भी लिस्ट में जो भी भाषा है अभी शामिल 22 भाषा, ये पहले के वीडियो में इसका करा चुके हैं अभ्यास कौन कौन सा शामिल है। और यहाँ पर है कि 2003 में कौन कौन सा शामिल किया गया था। तो बोडो और संथाली किया था, डोगरी और मैथिली किया गया था। अभी टोटल 22 भाषा है। एक बार फिर बता देते हैं, अंग्रेजी अब भारत के जो अनुसूचित, जो भी 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं का लिस्ट है भारतीय संविधान के, उसमें अंग्रेजी में का कहीं स्थान नहीं है। अंग्रेजी विदेशी भाषा है। विकल्प में कहीं अंग्रेजी दे दे तो फंस मत जाइएगा। भले ही राजकीय कार्य अंग्रेजी में होते हैं, लेकिन अंग्रेजी का अनुसूचित भाषा में कहीं भी स्थान नहीं है। 22 भाषा है, अंग्रेजी उसमें नहीं है। नेपाली तक है, संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, मैथिली है, संथाली भी है, बोडो भी है। ये सब जो मेन है बता देते हैं, लेकिन अंग्रेजी नहीं है। ठीक है, आज यही छोड़ देते हैं। ये फर्स्ट सेट कंप्लीट हो चुका है, जो पहला सेट था 160 क्वेश्चन। अब आज में प्रॉब्लम हो रही थी आज शायद आप लोगों को, तो रिकॉर्डिंग वीडियो फिर से सुन लीजिएगा। और जितना भी है अब तक इसमें कितना 9 क्लास दिया गया है 160 क्वेश्चन का, इसको फिर से आप लोग सुनिए। शाम के क्लास से हम लोग सेकेंड टेस्ट का अभ्यास शुरू करेंगे। अभी ही शुरू करते, लेकिन आवाज में देख रहे प्रॉब्लम हो रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को साउंड अच्छे से जा नहीं रही, तो छोड़ देते हैं और रात के क्लास में सेकेंड टेस्ट हम लोग शुरू करते हैं। और बाकी जो फर्स्ट टेस्ट सेट का जो 9 वीडियो बने हैं, इसको आप लोग बार बार सुना कीजिए। और जिनको टेस्ट देने की इच्छा है वो वेबसाइट में जाके टेस्ट दे सकते हैं।